देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और मैं जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके चैनल जीएस स्पार्क पे। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों का पूरा पॉलिटी का सेगमेंट समाप्त किया। जो मैंने आप लोगों से वादा किया था, जो आप लोगों ने कहा था कि सर पूरा कंप्लीट करवा के छोड़िएगा, तो मैंने उसमें एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए कंप्लीट करा के रख दिया। सर पॉलिटी का पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए, वो मैं आपका बायो का सेगमेंट लेके आज से स्टार्ट करने वाला हूं। बायो के अंतर्गत मैं सारे टॉपिक आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। और इस बायो से इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि रेलवे में बायो का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट उठा के पूछना शुरू कर दिया है। उसके अलावा अगर आप कायदे से सब्जेक्ट को देखें, क्राइटेरिया वाइज अगर डिफाइन करें, तो दो टॉपिक आपके सदाबहार टॉपिक है जिनसे हमेशा पूछा जाता है। एक होता है आपका ह्यूमन साइंस यानी बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न, और दूसरा आपका है राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। दोस्तों आपका बहुत सारा प्यार मिला और उसके लिए आप सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि जो आपका प्यार बना था वह आगे भी बना रहे, और मैं आप कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से मुझको एक प्रेरणा देते रहें, ताकि मैं अपना इस सेगमेंट पे भी आप लोगों के लिए दिल से मेहनत कर सकूं। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए एक जबरदस्त टॉपिक, डाइजेशन। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से कि डाइजेशन संपूर्ण अपने आप में, आप इससे पहले कई तरह की वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पे भी देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आने वाले जितने प्रश्नों का संग्रह है इस पे मैंने काफ़ी मेहनत किया। 3-4 दिन से इस पे मेहनत करने के बाद मैंने उन अनछुए पहलुओं को, जो लगातार प्रश्न पूछे गए, किसी भी स्तर का एग्जाम हो चाहे जितना डीप जाए, तो उसके लिए मैंने ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की और हर प्रश्न को निकाल के लेके आया हूँ। आप देखिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। इसी पे मैंने पहले भी इस टॉपिक पे आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम इन हिंदी, जो इस चैनल की वायरल वीडियो भी है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें वहाँ से जो 2 साल के अंदर मैंने ज़बरदस्त तरीके से अन्य चीज़ों को मेमोराइज किया, याद किया, और जो चीज़ों को सीखा, उसके बाद जब मैं इस वीडियो को बनाना शुरू किया तो मैंने काफ़ी मेहनत किया ताकि इसमें और ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ। तो दोस्तों ये मेरी वायरल वीडियो थी और इसी वायरल वीडियो का सीक्वेंस है ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ऐसे प्रश्न बताऊंगा दोस्तों कि हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देना आज के बाद अगर डाइजेशन से अगर प्रश्न उठा के पूछेगा तो बाहर नहीं जाएगा, एकदम पक्का 100%। तो इसको देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग, एकदम अच्छी तरीके से समझना, कॉन्सेप्ट अपने अंदर ले लेना दोस्तों, कभी भूलोगे नहीं रटोगे तो रट कभी नहीं पाओगे। मैं बार इस बात का विरोध करता हूं, रटिएगा नहीं, समझिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा 100%। अगर जरा सा भी विश्वास होगा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और एक चीज एकदम अच्छी तरीके से जान लीजिए कि ये ऐसा टॉपिक है कि यहां हर जगह प्रश्न बनेगा, जहां भी मैं आगे बढ़ूंगा प्रश्न बनेगा, और उन सारे प्रश्न को जब मैं एक बार पढ़ा दूंगा तो आप उठा के अपनी कोई भी बुक सॉल्व करिएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों। क्या देखेंगे आज हम लोग? डाइजेशन। क्या देखेंगे? डाइजेशन एक वर्ड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन। अगर हिंदी की बात किया जाए तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पाचन। क्या मतलब होता है? पाचन। तो दोस्तों सुनना बहुत आराम से, रिलैक्स मोड में। पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है? जल एवं एंजाइम के माध्यम से भोजन के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। आराम से रिलैक्स मोड में सुनो। जल एवं एंजाइम के माध्यम से, जल एवं एंजाइम के माध्यम से भोजन के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। इसके 5 चरण होते हैं। सबसे पहला इंजेशन, दूसरा एसिमिलेशन, तीसरा डाइजेशन, चौथा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, पांचवा डिफेक्शन यानी मल त्याग।
दोस्तों ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन को हम 5 चरणों में बांट के बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। तो डाइजेशन मैंने बताया, डाइजेशन है क्या? जल एवं एंजाइम के माध्यम से भोजन के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। कहने का मतलब कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसको तोड़ा जाता है। इसको तोड़ने के लिए हमारे शरीर में 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक को कहा जाता है यांत्रिक प्रक्रिया यानी मैकेनिज्म, और दूसरा जो होता है रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन। भोजन के ऊपर 2 तरह से रिएक्शन होता है और लास्ट में एकदम भोजन क्या होता है, पूरा पिस जाता है, उसके टुकड़े टूट जाते हैं और लास्ट में मल परित्याग करके उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया कहां कहां संपन्न होती है, कहां केमिकल रिएक्शन होता है और कहां पे मैकेनिकल रिएक्शन होता है भोजन में, इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन का मतलब होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या है? किसी भी चीज को खाना। जैसे रोटी का टुकड़ा तोड़ के जैसे ही आपने मुंह में डाला तो ये क्या हो गया? इंजेक्शन। आपने उसको अंदर ले लिया, अंतःग्रहण कर लिया। अब क्या होगा? जैसे ही ये आएगा इंजेक्शन के बाद इस पे जो दूसरी क्रिया होती है, दूसरी क्रिया को कहा जाता है एसिमिलेशन। यानी एसिमिलेशन का मतलब होता है मुलायम होना, लुगदी होना। जो एंजाइम होते हैं वो उसको क्या करते हैं? बिल्कुल मुलायम, एकदम आराम से। समझो जैसे मिट्टी का ढेला होता है, जो मिट्टी होती है सूखी मिट्टी, उसका ढेला बहुत ठोस होता है, लेकिन अगर आप उस पर ले जाके 1 मग पानी डाल दोगे तो देखोगे तुरंत मुलायम हो जाएगा। उसी तरीके से मुलायम होना क्या होगा? एसिमिलेशन। उसके बाद जो आता है उसे कहा जाता है डाइजेशन। का मतलब क्या होता है? पाचन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पाचन। पाचन जल एवं एंजाइम के माध्यम से भोजन के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में टूटना, यानी या तो जल या एंजाइम के माध्यम से या तो कोई मैकेनिज्म क्रिया होगी, उसके माध्यम से भोजन के बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जैसे ही आप अगले चरण पे आओगे, एब्जॉर्प्शन, यानी छोटी आंत में क्या किया जाता है? जो हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, वाटर, ये जो सारी चीजें लिए हैं, ये हमारे शरीर के जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके विभिन्न भागों में अवशोषित होते आए। जैसे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। यहाँ पे जो भी खनिज, मिनरल, आयरन, जिन चीजों की आवश्यकता होती है, ये हमारी छोटी आंत क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है, उसको डायरेक्ट ब्लड में मिला देता है। उसके बाद जितनी चीजें हमारी अनवांटेड मटेरियल जो बचे, जो हमारे उपयोग में नहीं हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो एनस यानी गुदा द्वार के द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। अब इसी चरण को हम लोग एक एक क्रमबद्ध एकदम लय के साथ पढ़ना शुरू करेंगे कि मजा आ जाए पढ़ने में। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग आएंगे, इसे कहा जाता है मुख गुहा। जो इंजेक्शन होता है, जो अंतःग्रहण की क्रिया होती है, वह कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से प्रारंभ होती है। तो मुख गुहा में जैसे ही हमारा भोजन जाता है, सर्वप्रथम तो हम उसको दांतों से तोड़ते हैं। किससे तोड़ते हैं? दांत। दांत, अगर दांत की बात किया जाए, कैल्शियम का बना होता है और हमारे शरीर के मजबूत भाग में से एक है। और दांत के ऊपर जो एनिमल लगा होता है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांतों के ऊपर की जो पॉलिश होती है, जो चमक होती है दोस्तों, यह सबसे मजबूत भाग होता है, जिसे एनिमल कहा जाता है। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग देखेंगे, मुख गुहा में जाएगा, सबसे पहले जब दांत के पास जाएगा तो भोजन को तोड़ा जाता है। हमारे शरीर में अगर दांतों की बात किया जाए तो हमारे शरीर में 32 दांत है। हमारा जो मुख गुहा है, जो ओरल कैविटी है, इसमें 32 दांत होते हैं दोस्तों। याद रखना कितने? 32। और 32 दांत में से 20 दंत को दूधिया दंत कहा जाता है। कितने को? 20। यानी यह जीवन में 2 बार निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं? 2 बार। आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि बचपन में आपका कभी ना कभी दांत टूटा होगा, उसके बाद नए दांत आए होंगे। याद है? अगर नहीं है तो बच्चों का देखा करिए, जो 8-10 साल के बीच के बच्चे होते हैं, उनके काफ़ी दांत टूटे हुए मिलते हैं, बाद में वो निकल आते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दूधिया दांत। 20 दांत, जो 32 दांत होते हैं, 32 दांतों में से 20 दांत को क्या कहा जाता है? दूधिया दंत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इन दांतों को 4 तरीके के दांतों में रूपांतरित किया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे इंसाइजर।
यानी कृंतक, इंसाइजर, यानी सबसे पहले जो आप देखेंगे इंसाइजर, यानी इनको कहा जाता है कृंतक। ये आगे के दांत होते हैं। अगर आप आगे के दांतों को देखिए तो यहाँ आगे के जो दांत होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? कृंतक। ये काटने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? काटने के। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे होते हैं कैनियन, जिनको कहा जाता है रदनक। क्या कहा जाता है? रदनक। केनाइन, इनको क्या कहा जाता है? केनाइन मतलब रदनक। ये क्या करते हैं? फाड़ने के। रदनक यानी फाड़ने के काम में आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। उसके बाद प्रीमोलर, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। और लास्ट में यहाँ जबड़ों के एकदम किनारे, जिनको बुद्धि दंत के नाम से जाना जाता है, जो 28 से 30 साल की अवस्था में यहाँ चार दांत जो पीछे निकलते हैं, उन्हीं को हम लोग किस नाम से जाना जाता है? इनको हम लोग कहा जाता है जो है चवर्णक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चवर्णक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद जैसे ही आप लोग आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने पे अब हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने यहाँ दांतों का प्रकार देखा। ये दांत किसके काम में आते हैं? पीसने, लुगदी बनाने के काम में आते हैं। अगर आपसे दांतों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा, आपके जस्ट सामने है। मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी है? 20। दूधिया दंत कितने होते हैं? 20। बुद्धि दंत कब निकलता है? बुद्धि दंत निकलता है आपका 28 से 30 वर्ष की उम्र में। इंसाइजर, इनकी यानी कृंतक, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। कैनियन यानी रदनक, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। चवर्णक यानी मोलर, इनकी संख्या कितनी होती है? 12। हाथियों में जो नर हाथी होते हैं उनके आप देखते होंगे दांत काफी आगे निकल जाता है। कई बार ये प्रश्न उठा के पूछ दिया है। तो कृंतक किनका रूपांतरण? हाथियों में जो नर दांत पाए जाते हैं वह कृंतक दांत का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? कृंतक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा, नोट करिएगा। अब सबसे पहले जब यहां दांत के द्वारा यहां तोड़ दिया गया तो यहीं पे सलाइवा मिलता है। क्या मिलता है? सलाइवा। सलाइवा में अगर आप देखेंगे तो यह 3 तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। ग्रंथियों के बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। तो ग्रंथियां क्या होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलती हैं अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, वहां से हार्मोन निकलता है। वहां से जो होता है हार्मोन अंतःस्रावी। और बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। आप कहोगे कि एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। दोस्तों मैं आपको बायोलॉजी का सेगमेंट स्टार्ट किया हूं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर लास्ट समय तक अगर आप मेरे साथ बने रह गए इन वीडियो के जरिए तो आपका कभी भी कोई भी एग्जाम में प्रश्न आए मैं गलत होने नहीं दूंगा। 100% गारंटी दे रहा हूं। लेकिन लगे रहना, मैं समझ रहा हूं बायो के कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आप जानना चाह रहे होंगे ना, तो एक के बाद एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, सारी चीजों को बताऊंगा। अभी मैंने स्टार्टअप लिया है, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके मन की भावनाओं को समझ रहा हूं, लेकिन एक वीडियो में ही सारी चीजों को मैं क्लियर नहीं कर सकता। तो मेरे साथ बने रहिए, मजा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ने में। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जो होती हैं यह बहिस्रावी ग्रंथि होती है। लार की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड या कैसी होती है सलाइवरी ग्लैंड, यह जो होती है बहिस्रावी ग्रंथि होती है। यहाँ से एंजाइम होता है। अगला पूछा गया, यह प्रश्न पूछा हुआ है कि मनुष्य में लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं? मनुष्य में 3 जोड़ी। याद रखना दोस्तों, 3 जोड़ी आया हुआ प्रश्न है, नोट कर लो। मनुष्य में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। यहां से निकलता है टाइलिन नामक एंजाइम। यहां से क्या निकलता है? टाइलिन। जब यहां से लार निकलता है टाइलिन, तो इसमें टाइलिन एंजाइम जो होता है या कार्बोहाइड्रेट, टाइलिन और माल्टेज निकलता है। टाइलिन और माल्टेज इसमें मिला होता है। जो लार होता है टाइलिन और माल्टेज मिला होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का यह पाचन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम बिल्कुल ये प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। कहाँ पे होता है? मुख गुहा में। किस एंजाइम के द्वारा होता है? टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट। और इसी को स्टार्च भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? स्टार्च। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है स्टार्च, जो बीजों में पाए जाने वाली मिठास का कारण होता है स्टार्च। तो इन दोनों चीजों का यहाँ पे आप याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और
कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और हिंदी में क्या कहा जाता है, मंड। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और मंड का डाइजेशन कहाँ हुआ, मुख गुहा में डाइजेशन हुआ। इसके बाद हमारा भोजन आगे बढ़ेगा, सरकना शुरू करेगा। यहाँ पे आपका टाइलिन एंजाइम मिला, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां थी, टाइलिन निकाली, यहाँ पे दांत थे, दांतों ने इसको तोड़ा, भोजन लुगदी के रूप में हो गया। अब इसको कहा जाता है ग्रास नली। ये देखिए फेरिक्स कि ये क्या है, फेरिक्स। फेरिक्स को ग्रसनी के नाम से जाना जाता है, जो हमारे मुख गुहा के ठीक पीछे यहाँ स्थित होता है, इसे कहा जाता है ग्रसनी। ग्रसनी से होता हुआ हमारा भोजन आएगा, ये है आइसोफागस, इसे कहा जाता है ग्रास नली। दोस्तों क्या कहा जाता है, ग्रास नली। मैं हिंदी भी लिखता चलूँ क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वह हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या है, ग्रास नली, यानी आपका आइसोफागस, ग्रास नली से भोजन सरकता है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जरा से याद आ गया। विटामिन सी, हमारे लार में बड़ी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो गुटखा, पान, बीड़ी, अरे सुरती खाते हैं और लगातार थूकते रहते हैं, तो उनके शरीर में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो आपको पता है कि उनको स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा स्कर्वी? और विटामिन सी क्या होता है, यह हमारा घाव भरने में सहायक विटामिन है, विटामिन सी। तो इनके घाव नहीं भरते हैं। तो लार में विटामिन सी भी पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। अब इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, यहाँ से हमारा भोजन आएगा ग्रास नली। अच्छा, ग्रास नली में अब मैकेनिज्म की क्रिया होती है। किसकी? मैकेनिज्म। यहाँ पे क्रमाकुंचन गति। कौन सी गति? क्रमाकुंचन। अगर आपने कभी भी सांप को मेढक निकलते देखा होगा तो देखा होगा कि ऐसे फूलेगा, फिर पचकेगा, फिर फूलेगा, जहाँ पे मेढक रहेगा, और इसी तरीके से वह आगे बढ़ता रहता है। अगर आपने सांप को देखा होगा तो पतला रहता है सांप, लेकिन जहाँ मेढक जाएगा वहाँ फूल जाएगा, उसके आगे पीछे पिचका रहेगा, फिर धीरे 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 इसी तरीके से भोजन यहाँ डायरेक्ट गिरता नहीं है। जब हम भोजन यहाँ पे करते हैं तो यह क्रमाकुंचन गति, यानी एक बार भोजन यहाँ पे सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर हमारी गर्दन में, इस तरीके से हमारा भोजन उतरते हुए कहाँ आएगा, आमाशय में। अब यहाँ आमाशय में हमारा जो भोजन होता है ये क्या है, आमाशय। आमाशय, आमाशय ये रहा हमारा आमाशय। आमाशय में पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है, HCl। यहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है आमाशय में, तो यह भोजन के माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। अम्लीय, आमाशय में जब आता है भोजन तो ये क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। जब यहाँ पे, क्योंकि ये जो लार का पीएच मान होता है, ये होता है 6.8 हमारे लार का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना, लार का जो पीएच मान होता है, लार का पीएच मान होता है 6.8। और यहाँ पे जब हमारा भोजन पहुँचेगा तो यहाँ भी भोजन का माध्यम क्या होगा, अम्लीय। यहाँ पे पाया जाता है HCl। कौन दोस्तों पाया जाता है, HCl, जिसकी सांद्रता 1 से लगभग 2 के बीच में, 1.2 से लेकर 2 के बीच में जिसकी सांद्रता HCl की बहुत कम होती है। तो यहाँ पे पाया जाता है आपका HCl, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन क्या करता है, सड़ने से बचाता है। याद रखना दोस्तों, भोजन आएगा आमाशय में, ग्रास नली से सरकता हुआ, आमाशय आइसोफागस से सरकता हुआ कहाँ आएगा, स्टमक। यहाँ पे पाया जाएगा HCl। और यहीं पे पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। कौन सी? जठर ग्रंथियां। और ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं, ये जठर रस का स्रावण करती हैं, जिसको आप गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है, इनको जठर रस के नाम से जाना जाता है। और इस जठर रस में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। 2 तरह के एंजाइम कहाँ मिलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग में एकदम कंसंट्रेट कर लो। आमाशय में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है पेप्सिन और एक को क्या कहा जाता है, रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और रेनिन दूध की प्रोटीन केसीन का डाइजेशन करता है। भोजन दोस्तों कहाँ आ चुका है, आमाशय में। कहाँ आ चुका है, आमाशय। यहाँ पे जब आएगा तो HCl क्या करेगा, इसको सड़ने से बचाएगा, हानिकारक जीवाणुओं से हमारी रक्षा होती है। और यहीं पे पेप्सिन और रेनिन, यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है जिससे पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइम निकलते हैं,
जो क्या करते हैं, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और रेनिन दूध की प्रोटीन केसिन का डाइजेशन करता है। इसके बाद हमारा भोजन बढ़ेगा और आता है यहाँ, इसको कहा जाता है डियोडिनम, यानी ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये छोटा सा एरिया, दोस्तों गौर करना, ये छोटा सा एरिया जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है डियोडिनम। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पक्वाशय, पक्वाशय। अब भोजन आपका यहाँ पे आता है और जब भोजन आपका पक्वाशय में आता है तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है हमारा पेनक्रियाज, यहाँ से निकलता है अग्नाशयिक रस, पेनक्रियाजिक जूस। क्या निकलता है, पेनक्रियाजिक जूस। ये है आपका अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय। और इस पेनक्रियाजिक जूस की खासियत है कि इसमें 9.8% जल पाया जाता है, 9.8%। उसके अलावा इसमें जल खनिज लवण याद रखना दोस्तों, 9.8% क्या है, जल, उसके अलावा खनिज और लवण पाए जाते हैं जो पेनक्रियाजिक जूस यहाँ से निकलता है। इसका पीएच मान होता है 7.5 से 8.3। इसका पीएच वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अग्नाशयिक रस निकलता है, अग्नाशय, ये यहाँ पतले पट्टीनुमा संरचना देख रहे हैं, यहाँ से निकलेगा अग्नाशयिक रस और यहीं आके पक्वाशय में मिलता है। और इसमें 3 तरह के, दोस्तों यहां से मैं लेके आ रहा हूं, याद रखिएगा, ये जो आपका पक्वाशय है, इस पक्वाशय में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 तरह के, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। दोस्तों ध्यान देना, ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, एमाइलेज किसका करता है, स्टार्च का, और लाइपेज किसका करता है, फैट का। अब हम बहुत आराम से समझेंगे। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकला जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 है। इसे हम लोग पूर्ण पाचक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो यह सबको पचा सकता है, या प्रोटीन को भी पचा सकता है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचा सकता है और वसा को भी पचा सकता है। पचाना मतलब डाइजेशन, यानी यह ट्रिप्सिन का भी डाइजेशन का, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करेगा, लाइपेज फैट का डाइजेशन करेगा। ये एंजाइम कहाँ पाए जा रहे हैं, पक्वाशय में। कहाँ पाए जा रहे हैं, पक्वाशय में। कहाँ से रहे हैं, अग्नाशय से। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस आके मिल रहा है और ये पहुंच रहा है पक्वाशय में। तो यहाँ 3 तरह के एंजाइम पाए जा रहे हैं जो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का क्या कर रहे हैं, डाइजेशन, प्रोटीन का, स्टार्च का और फैट का। यहाँ पे डाइजेशन हो गया। अच्छा दोस्तों, अब यही अभी मैं अग्नाशय के बारे में और भी ज़्यादा आपसे बातें कर लूँ। अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत, अभी आ रहा हूँ, यकृत पे बात करने वाला हूँ, पहले इसको समझ ले ना। अगर पूछेगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हम तब आप बताओगे क्या, लीवर यानी यकृत। और पूछेगा हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। आप कहोगे अब ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है कि यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। यानी मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है जो इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। आप कहोगे ये इंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी, जहाँ से हार्मोन निकलते हैं, जिस ग्लैंड से, जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं उसे अंतःस्रावी कहते हैं। और जिससे आपके एंजाइम निकलते हैं उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 तरह के सेल पाए जाते हैं कि कहाँ पे, अग्नाशय। तो यह अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
आपकी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। अब अग्नाशय और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो बताना मिक्स ग्लैंड, तो बताना अग्नाशय। अब यहाँ से निकलेगा 3 तरह के यहाँ सेल पाए जाते हैं। लैंगरहैंस ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे पाए जाते हैं इस तरह कुप्पी नुमा संरचना। सबसे पहले तो यह अग्नाशय एक पत्ती के समान, मिर्च के समान संरचना होती है, जिस तरीके से लाल मिर्च होती है उसी तरीके का। और इसके बीच में इस तरह की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, मतलब छोटी छोटी, क्या आप समझ सकते हो, छोटे छोटे गुच्छे पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है लैंगरहैंस। और इसको खोजा था लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसको कहा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या कहा जाता है? इसे हम लोग लैंगरहैंस की दीपिकाओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। 3 तरह की कोशिकाएं हैं। अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकॉन। अल्फा सेल जो होता है, इसके अंदर जो अल्फा सेल है, कोशिकाएं हैं, उनसे क्या निकलेगा? ग्लूकॉन। यह किसका डाइजेशन करेगा? ग्लूकोज का। बीटा सेल से क्या निकलेगा? इंसुलिन। या किसका श्रावण, या किसको कंट्रोल करता है? यह शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर कम मात्रा में निकलता है, अगर यह कम मात्रा में निकलता है तो मधुमेह है, यानी डायबिटीज, यानी शुगर। अगर इंसुलिन कम मात्रा में निकलता है तो क्या होगा? अगर कम मात्रा में निकलेगा, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, तीनों एक ही बीमारी है, नाम उसको अलग अलग पुकारा जाता है, ये होगा। अगर ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का स्रावण होगा तो उसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया याद रखना। अगर अत्यधिक इंसुलिन का स्रावण होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी होती है। तीसरा, यहाँ पे जो पाए जाते हैं इनको कहा जाता है गामा सेल, और यहाँ से निकलता है सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि यह अल्फा और बीटा से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, इनको क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो आपने देखा। अब मैं ये हमने जाना किसके बारे में? ये हमने पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में जाना, जहाँ से अग्नाशयिक रस निकलता है, जिसमें जल लवण एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। यह हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड है। अब यहाँ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावण, यही सबसे ज़्यादा पूछता है। अब इसके बाद आप अगली यहाँ पे आएंगे तो यहीं से जुड़ी हुई एक संरचना निकलती है छातेनुमा, जिसको लीवर यानी हिंदी में हम क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहते हैं? यकृत के नाम से जाना जाता है। हमारा यकृत की क्या विशेषता है? ये हमारे शरीर का यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे भारी अंग कौन सा है? यकृत होता है। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 1.5 kg इसका वजन होता है। याद रखना दोस्तों, इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg, यानी लगभग 1.5 किलो का यकृत होता है। और यकृत में फाइब्रिनोजेन, 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजेन, यहाँ पे 2 तरह के, एक को कहा जाता है फाइब्रिनोजेन और एक को कहा जाता है हिपैरिन। याद रखना मेरे भाई, फाइब्रिनोजेन या लीवर है, लीवर में 2 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है फाइब्रिनोजेन, एक को कहा जाता है हिपैरिन। फाइब्रिनोजेन का कार्य क्या होता है? यह रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है। और हिपैरिन यह रक्त का थक्का जमाता है। और हिपैरिन का कार्य क्या होता है? हिपैरिन अगर ब्लड में है तो यह रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। कौन नहीं जमने देगा? हिपैरिन रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। एक होता है फाइब्रिनोजेन तो हमारे ब्लड के अंदर रक्त का थक्का जमाता है, लेकिन हिपैरिन क्या करेगा? हिपैरिन इसको थक्का जमने नहीं देगा। अब लीवर का सबसे बड़ी मैं यहाँ पे कार्य बताऊं, यह लीवर जो होता है कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को तोड़ता है, जिसके फलस्वरूप अमोनिया बनता है ना। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन यहाँ पे टूटता है और टूटने की वजह से, बहुत आराम से समझना, हम बता रहे हैं लीवर यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। यहाँ पे जब प्रोटीन जाता है तो वह किसमें टूटता है? अमोनिया।
इसको टूटने का एक चक्र होता है जिसे कहा जाता है आर्थेनिक चक्र। अमोनिया में टूटता है और उसके बाद यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है, अमोनिया को यूरिया में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में लेते हैं, यकृत क्या करता है? यकृत उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें? ग्लूकोज। और अगर ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो गया तो उसे ग्लाइकोजेन के रूप में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लाइकोजेन। और कभी कभी क्या करता है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तो पुनः यकृत उस ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदल लेता है। फिर से सुनो आराम से। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में। किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को किस में तोड़ेगा? ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके रख लेगा। और जब भविष्य में ग्लूकोज नहीं होगा तो यह उस ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में तोड़ देगा। अगर लेक्चर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार आगे पीछे करके लेक्चर बना लीजिए, सबसे बेहतरीन लेक्चर मिलेगा। दोबारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ इसके बाद जैसे एक चीज़ और बहुत बेहतरीन चीज़ समझ लीजिए, यह कार्बोहाइड्रेट को कौन? यकृत, लीवर, या कभी कभी कार्बोहाइड्रेट को वसा में यानी फैट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? फैट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद एक चीज़ और, लोहा, तांबा और विटामिन, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यकृत में लोहा, तांबा, विटामिन, लोहा, तांबा, विटामिन, इसमें लोहा, तांबा और विटामिन संचित रहता है। इसमें क्या संचित रहता है? लोहा, तांबा और विटामिन संचित रहता है। एक बहुत अच्छी बात मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि अगर कभी कभी कोई आदमी मर जाता है, जहर खा के, पॉइजन खा के मर जाता है, तो किसकी जांच होती है? इस लीवर, इस छातेनुमा संरचना की जांच होती है। किसकी जांच होती है? छातेनुमा संरचना यानी लीवर की जांच होती है। अगर कोई भी व्यक्ति पॉइजन खा के मर गया, जहर खा के मर गया, तो अभी हम लोगों ने लीवर के बारे में देखा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी इसका जो है 1.5 kg भार होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। पित्त रस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न, तुरंत नोट करिए। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। इकट्ठा कहाँ होता है? नीचे ये थैली नुमा संरचना, गुब्बारे नुमा संरचना देख रहे हैं, इसे कहा जाता है पित्ताशय। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। किसका? बायल जूस, बायल जूस का निर्माण यानी पित्त रस का निर्माण यकृत में होगा। इकट्ठा कहाँ होगा? पित्ताशय में होता है। इसके अलावा यहाँ पे यूरिया का निर्माण होता है। फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन 2 हार्मोन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का जमाता है और हिपेरिन हमारे नलियों में जो ब्लड बह रहा है उसमें हिपेरिन जब तक रहेगा वह जमने से रोकेगा। अब यहाँ पित्त रस यहाँ से आता है और यहीं आके पक्वाशय में जो है कि यहाँ पे भोजन में मिल जाता है। अब इसके बाद अगर पित्त रस का पीएच वैल्यू की बात किया जाए, पित्ताशय में जो ये पित्त, हाँ ये है आपका गॉल ब्लैडर, इसको कहा जाता है पित्ताशय। पित्ताशय दोस्तों आराम से देख लीजिए, गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर, यहीं पे पित्ताशय इकट्ठा होता है। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.7। पित्त रस की पीएच वैल्यू कितना होगी? 7.7। अब इसके बाद आपका भोजन यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो आपका भोजन आएगा पक्वाशय में। कहाँ पे आएगा? सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन इसे कहा जाता है, छोटी आंत ना। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छोटी आंत।
अब आपका भोजन कहाँ आता है? अब आपका भोजन आता है छोटी आंत में, और जैसे ही आपका भोजन जब छोटी आंत में पहुँचता है तो यहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ भी भोजन मैकेनिज्म की क्रिया के द्वारा यहाँ भी भोजन तोड़ा जाता है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के एंजाइम, हमारी आंत में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं यह भोजन को फिर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। याद रखिएगा, छोटी आंत की बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले निकलता है सुक्रेज। यह क्या करता है? यह सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। याद रखना मेरे भाई बहुत अच्छे से ना, ये भी आपका एक टॉपिक है, इसे डाइसैकराइड के नाम से जाना जाता है। जब आने वाले समय में आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। ये जान लीजिए, सुक्रेज जो गन्ने का मिठास का कारण होता है, उस शुगर को हम लोग क्या कहते हैं? सुक्रेज। अगर हम उसको पिए हैं तो ये आके कहाँ पे टूटेगा? छोटी आंत में दो भागों में टूटेगा, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। उसके बाद दोस्तों लैक्टोज। यहाँ हमारी छोटी आंत में पहला तो सुक्रेज पाया गया, दूसरा पाया गया है लैक्टेज। और इस लैक्टेज का क्या काम होता है? यह गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज ना। लैक्टोज क्या होता है? दूध का जो मिठास होता है, जो दूध का मीठापन होता है, जिस मिठास के कारण उसे कहा जाता है लैक्टोज। तो यह लैक्टोज दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। उसके बाद आता है तीसरा है माल्टोज किस में टूटेगा? माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में आपका टूट जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज। सुक्रेज जो पाया गया वह गन्ने की शर्करा को यहाँ पे दो भागों में तोड़ देगा। दूध की शर्करा को लैक्टेज तोड़ेगा, लैक्टोज दो भागों में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तीसरा माल्ट शुगर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माल्टेज। यहाँ माल्टेज आएगा और माल्टोज को दो भागों में तोड़ देगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज। और यहीं हमारी छोटी आंत के अंतिम भाग में यहीं पे पाया जाता है इंटेस्टाइनल लाइपेज निकलता है, आंतीय रस के नाम से जाना जाता है। यहाँ इरेप्सिन प्रोटीन निकलता है, इरेप्सिन प्रोटीन जिसे पूर्ण पाचक के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे संपूर्ण भोजन का पाचन हो गया, और यहीं पे हमारे भोजन का क्या होगा? अवशोषण। यहीं पे हमारे भोजन का क्या हो जाता है? यहीं पे हमारे भोजन का हो जाता है अवशोषण। इसके बाद यहीं पे हमारे भोजन का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाता है। यहाँ पे हमारे भोजन का अवशोषण हो गया या सोख लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। यहाँ पे ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो हमारी ये आंत है ना, हमारी आंत के अंदर इस तरीके से ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और ये ब्रूनर ग्रंथियाँ जो भोजन में से मुख्य अवयव हैं, इनको एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड में मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे? ब्लड में। और ब्लड के माध्यम से यह शरीर के विभिन्न भागों में भोजन पहुँच जाएगा। तो यहीं पे क्या हो गया? अवशोषण। और अब बचा हुआ हमारा भोजन जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भोजन का डाइजेशन नहीं होता। हमारी आहार नाल और बड़ी आंत दो ऐसे भाग हैं जहां भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। ये हमारी ग्रास नली यानी हमारी एसोफागस, और दूसरा हमारा बड़ी आंत, ग्रास नली और बड़ी आंत में भोजन का डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। अच्छा, अब यहाँ बड़े आंत की जो लंबाई होती है वह 1.5 से 3 मीटर के बीच में बड़ी आंत की लंबाई होती है। और यहाँ कोलोन के भाग में, एक कोलोन जो हमारी आंत का भाग होता है कोलोन, बड़ी आंत के भाग को कहा जाता है कोलोन, और यहाँ जल का अवशोषण होता है।
कहाँ पे जल का अवशोषण होगा? कोलोन के भाग में। कहाँ पे जल का अवशोषण होता है? कोलोन के भाग में जल का अवशोषण होता है। अब इसके बाद हमारा बचा हुआ भोजन जो है वह पक्वाशय में आएगा। कहाँ आएगा भैया? पक्वाशय यानी रेक्टम, मलाशय में आएगा। रेक्टम यानी इसे क्या कहा जाता है? मलाशय में भोजन आता है। ये मलाशय यह हमारी बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद यहाँ भोजन काफ़ी समय तक रहता है और एनस यानी गुदा द्वार के द्वारा हमारा भोजन त्याग दिया जाता है। किसके द्वारा त्याग दिया जाता है? गुदा द्वार के द्वारा हमारा भोजन त्याग दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ से और कौन सा प्रश्न बनेगा? हमारे संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 से 12 मीटर होती है। गौर करना दोस्तों, 9 से 12 मीटर, लेकिन इसका सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है जिसकी लंबाई है 7 से 8 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले प्रश्न हम करेंगे। हमारे संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 से 12 मीटर, इसका सबसे बड़ा भाग छोटी आंत जिसकी लंबाई 7 से 8 मीटर। आप कहोगे कि छोटी है उसके बाद भी इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर है, तो ये तो सबसे बड़ी हुई लंबाई के आधार पे, तो इसे बड़ी आंत क्यों नहीं कहते हैं? बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका व्यास, इसका जो आंत का व्यास होता है बड़ी आंत के व्यास की तुलना में कम होता है। बड़ी आंत का जो होती है कि ज़्यादा मोटी यानी गोली होती है, इसका व्यास ज़्यादा होता है ये व्यास, और इसका व्यास क्या होता है? कम होता है। इसीलिए इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर होने के बावजूद भी इसे क्या कहा जाता है? इसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। उसके बाद तो याद हो गया होगा, संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 से 12 मीटर, छोटी आंत की लंबाई 7 से 8 मीटर। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा ये वर्मीफोरम अपेंडिक्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे कहा जाता है क्रीम रूपी परिशेषिका। क्रीम रूपी परिशेषिका, क्रीम रूपी परिशेषिका। क्या देख रहे हो आप लोग देख रहे हो क्रीम रूपी परिशेषिका। मेरे भाई, क्रीम रूपी परिशेषिका किसे कहा जाता है? क्रीम रूपी परिशेषिका को अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। क्रीम रूपी परिशेषिका को किस रूप में जाना जाता है? अवशेषी अंग ना, मतलब इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। शाकाहारी जंतुओं में यह सेल्यूलोज का डाइजेशन करता है। क्रीम रूपी परिशेषिका ये है क्या? ये अंधनाल के पास ना, अंधनाल के पास सीकम होता है, यहीं एक जुड़ी हुई संरचना पाई जाती है, न्यूक्लियर टाइप की निकली रहती है। इसका हमारे शरीर में तो कोई कार्य नहीं है, लेकिन शाकाहारी जंतुओं में यह सेल्यूलोज का डाइजेशन करती है। पहले जब मनुष्य कंदमूल खाया करता था, जंगलों में निवास करता था, उस समय यह हुआ करता था, लेकिन अब इसका कोई कार्य नहीं है। अगर दुर्भाग्यवश कभी भी इसमें भोजन इसके अंदर चला गया तो सड़न पैदा होती है और ये फूल जाता है, जिससे अपेंडिक्स नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? अपेंडिक्स। उस समय डॉक्टर इसको काट के निकाल देता है ना, अवशेषी अंग है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रश्न आता है, क्रीम रूपी परिशेषिका यानी वर्मीफोरम अपेंडिक्स का हमारे शरीर में क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं है। शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज का डाइजेशन करती है। अब इसमें सूजन आने पे अपेंडिक्स नामक बीमारी हो जाती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न, हम लोग चाहे जो भी खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है, लेकिन जो है कि हमारी सेल का ही डाइजेशन, हमारी छोटी आंत में जो सेल पाई जाती है उन्हीं का डाइजेशन क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि हमारी छोटी आंत में जो सेल पाई जाती हैं वह बहुत कठोर होती हैं, और जिनको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? जी सेल। किस नाम से जाना जाता है? जी सेल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो दोस्तों ये था। एक प्रश्न और आता है, घोड़ा, जेब्रा, खच्चर, चूहा। घोड़ा, जेब्रा, खच्चर, चूहा, इनमें नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? पित्ताशय ना दोस्तों। ये जो पित्ताशय है आपका, यहां देख रहे हो ना, घोड़ा, जेब्रा, खच्चर और चूहा, याद रखना भाई।
घोड़ा, खच्चर, जेब्रा, चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता। घोड़ा, जेब्रा, खच्चर, चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, पित्ताशय क्या होता है, जिसमें पित्त रस इकट्ठा होता है, उसे क्या कहा जाता है, पित्ताशय। और ये पित्त रस जो होता है पित्त वाहिनी के माध्यम से अंदर आता है। किस माध्यम से, पित्त वाहिनी के माध्यम से अंदर आता है। जो पित्त रस होता है यह क्षारीय होता है। पित्त रस कैसा होता है, अगर पित्त रस की बात किया जाए, यहाँ खाली है, जरा पित्त रस के बारे में बता दूं। पित्त रस, पित्त रस भैया, पित्त रस कैसा होता है, यह क्षारीय होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पित्त रस, एकदम याद कर लीजिए आप लोग। इसका जो pH मान मैंने बताया था 7.7 होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय। यह जीवाणुओं और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह जीवाणु को, पित्त रस जीवाणु को नष्ट कर देता है। कौन, पित्त रस जीवाणु को नष्ट कर देता है। यह वसा का इमल्सीकरण यानी यह वसा को तोड़ने का कार्य करता है। जब ये कहाँ जाएगा, पक्वाशय में। कौन, यहाँ से जो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। इकट्ठा कहाँ हुआ, पित्ताशय में। पित्ताशय से पित्त वाहिनी के माध्यम से जाता है। और यह क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, याद रखना दोस्तों, क्रमाकुंचन गति। जैसे मेढक सांप को जब मेढक निकलता है, मेढक कौन खाएगा, सांप। और तो कहीं फूलेगा कहीं पचकेगा, इस तरह की जो गति होती है उसे कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। और क्रमाकुंचन गति को कौन उत्प्रेरित करने का कार्य करता है, वह कार्य करता है आपका कौन, पित्त रस। पित्त रस का pH वैल्यू कितना होता है, 7.7। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्त वाहिनी से कहाँ जाता है, पक्वाशय में। और ये जो आप पित्त वाहिनी देख रहे हो, इसी पित्त वाहिनी में जमाव आने के कारण ना, अगर इसमें ज़्यादा जमाव हो गया तो यहाँ पे बिलिरुबिन का अवशोषण नहीं हो पाता। किसका, बिलिरुबिन। नाम सुना होगा भैया आप लोगों ने, बिलिरुबिन। यहाँ पे बिलिरुबिन का अवशोषण नहीं हो पाता, अवशोषण नहीं हो पाता। इसी को हम लोग कौन सा, पीलिया रोग कहते हैं। क्या कहा जाता है भैया, पीलिया। इसी को हम लोग जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। पीलिया रोग हो जाता है। बहुत अच्छे समझना, जब यहाँ पित्ताशय से पित्त रस निकल के यहाँ पक्वाशय में जाता है, तो ये जो पित्त वाहिनी है, जब यह बिलिरुबिन का अवशोषण नहीं कर पाती तो यह डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। कौन, आपका बिलिरुबिन। तो इससे क्या हो जाता है, पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो दोस्तों, आज मैंने एक आप लोगों को टॉपिक समझाया, क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके अगल बगल देखते रहिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसमें मज़ा आने वाला है। और अगर आपका ये टॉपिक तैयार हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसके बाहर प्रश्न निकल के जाएगा नहीं। एक एक चीज़ को यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।